हाय, दिस इज सी सेट क्लास नंबर 6। आज हम पढ़ेंगे एवरेज और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के दो पैराग्राफ्स। ये अपना कोर्स है, दिस इज सी सेट क्रैश कोर्स। और अभी हमने नंबर सिस्टम, फ्रैक्शंस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, एलसीएम एंड एचसीएफ पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एवरेज। ये जो फर्स्ट 15-20 क्लासेस है ना, इसको स्लोली प्रोसीड करते हैं बिकॉज एक बहुत अच्छा फाउंडेशन यहाँ पे बिल्ड हो जाएगा। लेटर ऑन स्पीड लेने में हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी, तो इनिशियली लेट अस ट्राई टू गो लिटिल बिट स्लो। सी आज हम पढ़ते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब होता है सम टोटल ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। जनरली क्या आ रहा है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। जैसे आपको कोई नंबर दिए, एक एग्जाम में 3 नंबर आए, एक में 5 आए, एक में 10 आए और एक में 14 है। जैसे ये 4 डिजिट्स है, इसका एवरेज क्या होगा? एवरेज होगा इन सब को टोटल कर दो और यहाँ कितनी डिजिट्स हैं? दिस 4 डिजिट्स हैं, इससे डिवाइड कर दो। जो नंबर आएगा उसको कहेंगे हम एवरेज, उसको बोलते हैं एवरेज। तो एवरेज इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ अ सेट ऑफ नंबर, सो उसको बोला जाता है एवरेज। 3, 5, 10, 14 इसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगी? Let us sum total, let us have a sum total of all these number. Let us divide that number by number of entities and that will be called its average. So 3 plus 5 plus 10 plus 14, that is 32. Number of entities कितनी है? 1, 2, 3, 4 divided by 4. This is average. So this is 8. इसके बहुत सारे नियम होते हैं एवरेज के। ऑल्दो इन नियम पे इतना नहीं जाना चाहिए, एप्लीकेशन पार्ट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे। एक्चुअली हम बहुत सारे सवाल देखेंगे आगे, इन सवालों के थ्रू ही हम रूल्स भी समझ जाएंगे। उसी जैसे एक रूल हो सकता है, इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज हैव द सेम वैल्यू देन द नंबर इटसेल्फ इज द एवरेज। अब देखो ये जो नंबर है, अगर सभी 3 हो जाते हैं यहाँ पे, तो ये 3 होता, 3, 3, 3। ऑल नंबर्स आर सेम, तो इसका सम टोटल जो होता वो भी सेम ही होता, बिकॉज ये नंबर क्या हो जाते? 4 इंटू 3 अपॉन 4, 4 4 कैंसिल, तो अगेन दैट नंबर इटसेल्फ इज इट्स एवरेज। So if all the given quantities have the same value, then the number itself is the average. तो ऐसा करके एक रूल नंबर 1 हो गया। सेकेंड रूल बनाते हैं, if all the given quantities are not same, सेम नहीं है, then the average of the given quantities is always greater than the smallest number and always less than the largest number. तो जो एवरेज होता है ना, वो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर और लार्जेस्ट नंबर के बीच में होता है, क्योंकि ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ये जो स्मॉलर नंबर है, हर नंबर एवरेज को अपने पास करने की कोशिश करेगा। 3, 5, 10, 14 ये एवरेज को बढ़ा रहा है, ये एवरेज को कम कर रहा है। तो जो भी एवरेज आएगा वो इन दी एंड इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो कई बार आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन 17 रहता, 17, उसको पहले ही गलत कर दो। 17 इसका एवरेज हो ही नहीं सकता बिकॉज वो 14 से बड़ा है। एक ऑप्शन अगर 1 होता, उसको रॉन्ग कर दो, क्योंकि वो 3 से लेस नहीं हो सकता एवरेज। तो देखो एवरेज क्या आया? 8 आया। 8 इज इन बिटवीन 3 एंड 14। तो सेकेंड रूल क्या हुआ? इफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज आर नॉट द सेम देन द एवरेज ऑफ द गिवन क्वांटिटीज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड ऑलवेज लेस देन द लार्जेस्ट नंबर। इसके अलावा जो भी नंबर है उसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में एलिमिनेट कर सकते हैं। इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड बाय ए कांस्टेंट p देन देयर एवरेज इज आल्सो इंक्रीज्ड बाय p। जैसे ये 3 है ना, 3 में हर क्वांटिटी को से 1 से इंक्रीज कर देते हैं अपन। 3 + 1 + 1 + 1 + 1, तो कितने +1 हुए? प्लस 4 हो गया। एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, है ना। यहाँ अपन +4 कर देते हैं, 32 + 4 कर देते हैं, है ना, 32 + 4। तो इसका एवरेज कितना है? 32/4 इज 8 और 4/4 इज 1। तो देखो हमने हर क्वांटिटी को +1 किया था, तो एवरेज भी +1 हो गया। बस यही लिखा है। इफ ईच ऑफ द गिवन क्वांटिटी इज इंक्रीज बाय अ कांस्टेंट p, 1 कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, जिस भी नंबर से इंक्रीज किया है तो एवरेज भी उसी नंबर से इंक्रीज हो जाता है। ओके, if each of the given quantities decreased by a constant p then their average is also decreased by p। ये भी सेम वैल्यू है, -1
-1 -1 -1 -1, तो यहाँ टोटल -4 हो जाएगा। 32 -4 अपॉन ये हो जाएगा, तो 8 -1 विल बी द आंसर। तो क्या हुआ, हर क्वांटिटी अगर एक कांस्टेंट पी से कम हुआ तो एवरेज भी कम हो जाएगा एक कांस्टेंट पी से। ओके, if each of the given quantity is multiplied by a constant p, then their average is also multiplied by p। सेम यहाँ हर एक क्वांटिटी को से 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो जो एवरेज आएगा वो भी मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। सिंपल। तो ये चीज ऐसा याद नहीं करना है, बेसिक कॉमन सेंस होता है। आप नंबर में वैल्यू ऐड करते जाओ, ये होता जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, ये सारी चीजें ना बहुत ऑब्वियस लगने लग जाती है, इसको याद नहीं करना पड़ता। ओके, तो लेट अस कम टू प्रैक्टिस, बिकॉज बस कॉन्सेप्ट यही है एवरेज में। तो मैथ्स का यही बात होता है, मैथ्स में इतना कॉन्सेप्ट्स नहीं है, कॉन्सेप्ट्स थोड़े से हैं बट उसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा होता है। जितने एप्लीकेशन आप करोगे उतना ही आप में प्रोफिशिएंसी आएगा। ओके, तो सॉल्यूशन, जितने ज्यादा सवाल लगाते हैं मैथ्स में उतनी ही एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ती है। तो ये सारे थे कॉन्सेप्ट। अब अपन आते हैं क्वेश्चंस में। एक स्टूडेंट है, ऑन हर फर्स्ट 3 टेस्ट रिसीव्ड एन एवरेज स्कोर ऑफ n पॉइंट्स। तो पहले जो 3 टेस्ट थे उसमें एवरेज स्कोर आया n पॉइंट्स का। इफ शी एक्सीड्स हर प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स ऑन हर फोर्थ टेस्ट में उस स्टूडेंट ने बहुत जम से पढ़ाई कर लिया तो उसका नंबर 20 पॉइंट्स बढ़ गया। देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द फर्स्ट 4 टेस्ट। अब 4 टेस्ट का एवरेज बताना है। तो टोटल स्कोर 3 टेस्ट का सपोज हो गया 3n। हर टेस्ट में उसको n मिला, पहले टेस्ट में n, दूसरे टेस्ट में n, तीसरे टेस्ट में n, तो टोटल कितना हुआ 3n। 4 स्कोर हो गए, 4 टेस्ट हो गए, तो प्रीवियस एवरेज स्कोर बाय 20 पॉइंट्स उसका एक्सीड हुआ। तो अभी जो था उसका स्कोर वो कितना हो गया 3n प्लस n प्लस 22, n प्लस 20, ये फोर्थ टेस्ट का मार्क्स आ गए। तो टोटल कितना हो गया 4n प्लस 20। अब इसका एवरेज निकाल लो, ये सम है और नंबर ऑफ टेस्ट कितने हुए 4, तो एवरेज कितना हुआ 4n प्लस 20 अपॉन 4, दैट इज n प्लस 5। तो व्हाट इज द एवरेज स्कोर फॉर द फर्स्ट 4 टेस्ट। पहले 4 टेस्ट का एवरेज हो गया n प्लस 5। सिंपल। तो एवरेज में हमेशा ये ध्यान रखना है, आप स्कोर टोटल फाइंड करते जाओ, नंबर ऑफ एंटिटीज काउंट करते जाओ, टोटल स्कोर एट एनी स्टेज ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल एंटिटीज ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एवरेज। इस तरीके से सॉल्यूशन बड़े आसान हो जाते हैं और फॉर्मूले भी याद नहीं रखने पड़ते। तो स्टूडेंट का फर्स्ट 3 टेस्ट में एवरेज स्कोर n पॉइंट्स था, देन 20 पॉइंट्स बढ़ा फोर्थ टेस्ट में, तो टोटल 4 टेस्ट में उसका एवरेज पॉइंट हो गया n प्लस 5। ओके, अब जैसे ये सवाल बताइए, अ मैन बॉट 20 काउज यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख, यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख। अपन इंडियन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो 20 काउज उसने 2 लाख रुपए में खरीदा। एवरेज कॉस्ट जो आया 12 काउ का था वो था 12,500। सो व्हाट विल बी द एवरेज कॉस्ट ऑफ रिमेनिंग काउज। तो देखो यहाँ क्या हुआ, उसने 20 काउज खरीदी, टोटल पैसे दिए 2 लाख रुपए, पर जो काउज के बीच में था वो डिफरेंस था। पहली जो 12 काउ थी उनका एवरेज 12,500 रुपए पर काउ था, और जो बाकी की जो काउ थी उसका एवरेज कितना होगा कि टोटल 2 लाख हो जाए। वेरी सिंपल। इसमें भी हमें क्या करना है, हमेशा टोटल सम को देखते जाना है, जो लिखा है उसको मैथ्स में लिखते हैं। टोटल कॉस्ट ऑफ 20 काउज कितना है 2 लाख रुपए, तो टोटल कॉस्ट ऑफ 12 काउज कितना होगा 12,500 रुपए एक काउ का है, तो 12 काउ का कितना हुआ 12 इंटू 12,500, तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए से 12 काउ आई। अब पैसे तो 50,000 ही बचे, क्योंकि टोटल तो 2 लाख रुपए खर्च थे। 1.5 लाख रुपए में 12 काउज आई, तो जो बाकी 8 काउज होगी वो दिस माइनस दिस मतलब 50,000 में आई होगी। तो रिमेनिंग 8 काउ के लिए प्राइस कितना हुआ 2 लाख माइनस 1.5 लाख, दैट इज 50,000। अब 50,000 में 8 काउज आ रही है, तो एक काउ कितने में आएगी 50,000 अपॉन 8, दैट इज 6,250 रुपये। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, एवरेज मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास का 26। एक क्लास है 10 स्टूडेंट्स हैं, एवरेज उसका 26 है। एवरेज मार्क्स ऑफ पास्ड स्टूडेंट्स इज 80, एवरेज मार्क्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इज 20। सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर पास्ड। वेरी सिंपल। मैथ्स में जो नहीं आता है उसको क्या अज्यूम करते हैं x, तो नंबर ऑफ पास्ड स्टूडेंट कितने हुए x, यही पूछा गया था हमसे। लेट अस अज्यूम दिस इज x। अगर पास x है तो फेल कितने हुए, टोटल 10 थे, तो 10 माइनस एक्स फेल हो गए। पास x हुए, टोटल स्टूडेंट 10 है,
तो जो फेल हुए वो कितने हुए, टोटल में से पास स्टूडेंट हटा दो तो वो फेल्ड स्टूडेंट आ गए, तो फेल्ड स्टूडेंट 10 माइनस एक्स हो गए। अब टोटल कैलकुलेट करते हैं सारे स्टूडेंट के मार्क्स का। तो यहाँ क्या लिखा था, एवरेज क्लास का 26 है, 10 स्टूडेंट, तो टोटल कितने मार्क्स आए होंगे 26 स्टूडेंट को मिला के, टोटल 260 मार्क्स हो रहे हैं। हर स्टूडेंट के अगर 26 हैं, 10 स्टूडेंट हैं, तो इस तरीके से 260 मैक्सिमम टोटल मार्क्स हो रहे हैं 10 स्टूडेंट्स के। अब पास स्टूडेंट का एवरेज, पास स्टूडेंट का नंबर x है ना, और यहाँ लिखा है उनका एवरेज 80 था, तो पास स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कितने हुए, एवरेज 80 और नंबर ऑफ स्टूडेंट x, तो 80x। फेल्ड स्टूडेंट के एवरेज कितना होगा, टोटल कितना होगा, ये इनका एवरेज था 20 फेल्ड स्टूडेंट का, और इनका नंबर कितना था 10 माइनस एक्स, तो 20 इंटू 10 माइनस एक्स। तो पास्ड स्टूडेंट के टोटल मार्क्स इतने हुए, फेल्ड स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स इतने हुए। अब ये जो टोटल और पास्ड हैं, टोटल पास्ड और टोटल फेल्ड है, उसको अपन इक्वेट कर देते हैं किससे, टोटल 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स से, दैट इज 260। तो 80x प्लस दिस 200 माइनस 20x दिस, फेल्ड स्टूडेंट्स के मार्क्स पास स्टूडेंट के मार्क्स इज इक्वल टू टोटल मार्क्स जितने आए 10 स्टूडेंट के, एवरेज 26 के हिसाब से इक्वेट कर दो, x इज इक्वल टू 1 आ गया। कितना आसान है। तो इस टाइप के सवाल में हमेशा जो टोटल मार्क्स है ना उसको कैलकुलेट करके देखते जाना चाहिए, और उस टाइम पे कितने स्टूडेंट्स हो रहे हैं बस उसके हिसाब से आप सॉल्व करो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरेज मार्क्स 10 स्टूडेंट के 26 थे, तो टोटल मार्क्स हो गए 260। पास स्टूडेंट के टोटल मार्क्स अगर x पास हुए तो वो हो गए, एवरेज 80 था तो 80x, फेल्ड स्टूडेंट्स 10 माइनस एक्स, एवरेज 20 था तो 200 माइनस 20x, बस इक्वेट x इज इक्वल टू 1। वेरी नाइस। अब एक सैलरी जैसे सवाल आता है, एक्चुअली अपन थीम देख रहे हैं, जो 8-10 थीम है इसमें एवरेज की जो आती है उसको अपन देख रहे हैं। एवरेज सैलरी ऑफ 100 एम्प्लॉइज इन एन ऑफिस इज ₹16,000 पर मंथ, एवरेज सैलरी इतना है। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू रेज सैलरी ऑफ एवरी एम्प्लॉय बाय 5%, बट एवरेज तो बढ़ाया, रेज किया सैलरी 5%, बट जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस था 800 रुपए पर मंथ विच वॉज पेड अर्लियर टू एवरी एम्प्लॉय, उसको हटा दिया। तो 800 रुपए हटा दिया, मैनेजमेंट इज वेरी स्मार्ट एज यूजुअल, तो 800 रुपी तो हटा दिया उन्होंने जो अलाउंस था ट्रेवल, और सैलरी बढ़ा दी 5%। व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी, अब आप बताओ। जो लिखा है उसको मैथ्स में लिखते हैं। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 5% हुआ। एवरेज सैलरी कितनी थी, 16,000 थी, तो 16,000 था, इसका 5% कितना हुआ, 800 रुपए। तो देखो 800 रुपी बढ़ा दिया उन्होंने एवरेज सैलरी। इंक्रीमेंटल सैलरी अब कितनी हो जाएगी, 16,000 प्लस 800, 16,800 रुपए अब सैलरी हो गई। एवरेज मंथली सैलरी आफ्टर डिडक्टिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस कितना होगा, अब ये 800 रुपए बढ़ाया था सैलरी, ट्रांसपोर्ट 800 खत्म कर दिया, तो दिस इज 16,000। मैनेजमेंट इज ऑसम। सो एवरेज मंथली सैलरी कितना हुआ, 16,000 रुपीज हो गया। फिर से इतना इंक्रीज किया, इतना डिक्रीज कर दिया, एवरेज मंथली सैलरी हो गया 16,000, सिंपल। ओके, और यही यहाँ पे पूछा था, व्हाट विल बी द एवरेज मंथली सैलरी। नेक्स्ट, एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन 5 मेन का टू अ फंड इज ₹35। 5 आदमी हैं और उनका एक फंड में एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन 35 है। एक सिक्स्थ मैन उसको ज्वाइन करता है और 35 रुपए ज्यादा पे करता है, तो एवरेज हो जाता है 6 एवरेज ऑफ 6 मैन। सो पेज ₹35 मोर देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन। तो आपको बताना है टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल 6 मैन क्या होगा। जो भी लिखा है ना उसको मैथ्स में लिखो। एवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 6 मैन कितना है, लेट अस अज्यूम दिस इज x, यही पूछा है, फाइंड द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन पूछा है, अपन एवरेज मान लेते हैं x है। 35 जो मैन है उनका एवरेज 5 था, तो ये कितने पैसे लेके आए, 35 इंटू 5 दिस पैसा। जो सिक्स्थ मैन है वो कितना पैसा लेके आएगा, जो एवरेज जो 6 मैन का था वो प्लस 35 से वो ऐड हो गया है। सिक्स्थ मैन ज्वाइंस एंड पे ₹35 मोर, उसने ज्वाइन किया और 35 रुपए एक्स्ट्रा किया देन द रिजल्टेंट एवरेज ऑफ 6 मैन, और यहाँ हमने रिजल्टेंट एवरेज 6 मैन का x माना है। तो जो सिक्स्थ मैन है उसने कितना एडिशन किया, ये x तो लाया ही एवरेज और 35 रुपए और लेके आया। तो टोटल अपन निकाल रहे हैं 6 लोगों ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन किया। तो पहले 5 लोगों ने 35 के हिसाब से इतना पैसा लगाया, आखिरी जो 6 बंदा था, सिक्स्थ पर्सन था, वो x नया एवरेज प्लस 35 लेके आया। ये टोटल इतना पैसा आया। नंबर ऑफ एंटिटीज कितनी है, 6, और ये नया एवरेज जो था 6x, बस इक्वेटेड।
तो 6x इधर लाओ, इस ब्रैकेट को ओपन करो तो ये हो जाएगा 175 प्लस x प्लस 35, 6x, x हो जाएगा 42। बस x इज इक्वल टू 42 हो गया। अब एवरेज है x इज इक्वल टू 42, नंबर ऑफ पीपल है 6, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ 6 इंटू 42, 252। ओके, सो दिस इज अगेन इजी। इस पीडीएफ को मैं शेयर क्विकली कर रहा हूँ, इसको आप एक बार क्विकली देख लेना ताकि सारी थीम समझ में आ जाएगी, फिर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेना, तो ये पूरा टॉपिक ही कंसोलिडेट हो जाएगा। ओके, अब जैसे हमको एज के ऊपर सवाल आता है, इसमें भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट आई विल नॉट एनकरेज, फॉर्मूला याद करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कॉन्सेप्ट याद करो, अपने आप फॉर्मूला ऑन एट द स्पॉट ही बन जाते हैं, सारे वो बन जाते हैं, याद नहीं करने पड़ते। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 10 ईयर। जो लिखा है धीरे धीरे पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं बोलने पर इतना एम्फेसाइज करता हूँ। स्टूडेंट्स का बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और वो समझ नहीं पाते हैं और फिर गलत कर देते हैं। गो इजी। एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 फ्रेंड इज 10 ईयर। If one of the friend leaves the group, but at his place, another friend whose age is 22 year join the group. एक फ्रेंड गया, उसकी जगह पे दूसरा फ्रेंड आया जिसकी एज 22 थी, उसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया। एवरेज एज हो गई अब 8 साल। फाइंड द एज ऑफ फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप। ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, इसको बस मैथ्स में अपन लिखते हैं। तो लेट अस अज्यूम फाइंड द एज ऑफ फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप इज x, ये x है। टोटल एज क्या है ग्रुप की, एवरेज एज ग्रुप में 10 फ्रेंड की 10 साल थी, तो टोटल एज कितनी होगी 10 इंटू 10, 100 साल उस ग्रुप की एज थी, टोटल एज थी सारे फ्रेंड्स का मिला के। नया टोटल कितना होगा, देखो इस 100 साल में एक फ्रेंड तो गया, फ्रेंड हु लेफ्ट द ग्रुप, तो इसकी एज चली गई, प्लस एक नया फ्रेंड आया जिसकी एज 22 थी, तो माइनस एक्स गया प्लस 22 नया आ गया, तो 100 माइनस एक्स प्लस 22 नया टोटल एज हो गया। नया नंबर कितने, फ्रेंड तो उतने ही है, एक गया और एक गया और दूसरे ने ज्वाइन किया, तो दिस अपॉन 10 कर दो इज इक्वल टू, दिस इज गिवन एवरेज एज इज 8 ईयर। वेरी इजी, 100 माइनस एक्स प्लस 22 न्यू एज है, अपॉन 10 न्यू एंटिटीज है, इज इक्वल टू 8, एक्स इज इक्वल टू 42। वेरी इजी। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5 ईयर। If the teacher's age is included, the average age becomes 8 year. So find the teacher's age. ये भी बड़ा आसान है। सब चीज जो मैथ्स होता है ना उसको लिख लेना चाहिए, लिखते से ही ना चीजें क्लैरिटी आने लग जाती है, इसीलिए मैं आपको आंसर राइटिंग भी इतना बोलता हूँ। स्टूडेंट्स बहुत सारी बातें करा लो, बट जब लिखने को बोलते हो ना तो किसी का कलम नहीं चलता। क्यों नहीं चलता, प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ्स में भी लिखना बहुत जरूरी होता है। एवरेज एज ऑफ 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 5 ईयर। टोटल एज फाइंड कर लो कितनी हो गई, 20 स्टूडेंट्स हैं, हर एक का 5 एवरेज है, तो टोटल 100 साल ये स्टूडेंट्स लेके आ रहे हैं। इफ द टीचर्स एज इज इंक्लूडेड, अगर इफ मतलब अगर टीचर्स का एज इंक्लूडेड है तो एवरेज एज हो जाएगी 8 साल। फाइंड द टीचर्स एज, वेरी इजी। नया एवरेज हो गया है 8 ईयर टीचर्स का एज मिला के, तो हमें बताना है टीचर्स का एज कितना है। जो नहीं पता वो क्या होता है एक्स, तो टीचर्स का एज क्या हुआ एक्स। टोटल एज विद टीचर्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट का एज इतना था, टीचर का एज ऐड किया x, तो हो गया 100 प्लस x। टोटल एज ये है, एवरेज निकालना है। स्टूडेंट पहले 20 थे, अब एक एंटिटी और बढ़ गई और वो टीचर है, तो टोटल एंटिटी कितनी हुई 21। टोटल एज टोटल एंटिटी इज इक्वल टू 8, 100 प्लस x हो गया, तो x इज इक्वल हो गया 68 ईयर। तो जो टीचर है उनकी एज है 68 ईयर। दिस इज दिस क्वेश्चन, वेरी नाइस। अब average age of a group of 10 friend is 15 year. If one friend leaves the group, the average becomes 16 year. Find the age of the friend who left the group. ये तो और भी आसान सवाल है। एज ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रेंड 15 ईयर है, तो टोटल एज कितनी हुई 10 इंटू 15, 150 साल। फ्रेंड जो लीव हुआ वो पता नहीं है, तो उसको मान लेते हैं अपन x। अब टोटल एज निकालना है अपन को, ये फ्रेंड चला गया तो 150 में से x कम हो गया, 150 माइनस एक्स। नया एवरेज कितना होगा 150 माइनस एक्स अपॉन 9। सो 9 क्यों हुआ, बिकॉज पहले 10 थे, अभी एक चला गया, तो नंबर ऑफ न्यू एंटिटी कितनी हुई 9। 150 माइनस एक्स अपॉन 9 दैट इज इक्वल टू 16, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है एवरेज हो गया है 16। टोटल एज टोटल एंटिटी इज इक्वल टू 16, एक्स हो गया 6 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं। अब जैसे इसमें कुछ फॉर्मूलेज भी होते हैं, जैसे एवरेज निकालना है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स टिल n, 1 2 3 4 6 ऐसे करके n वेरिएबल जैसे 10 तक बताना है, तो वो हो जाएगा n प्लस 1/2। एवरेज
अगर स्क्वायर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है तो वो क्या होगा n+1 2n+1/6। जैसे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ऐसे करके 10 स्क्वायर तक है, तो वो हो जाएगा 10 + 1 2 × 10+1/6। पुट इट, यू विल गेट द आंसर। एवरेज ऑफ क्यूब्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या होगा n+1 का स्क्वायर बाय 4। ये तीन फॉर्मूला है, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाए तो यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बाकी ज्यादातर जो सवाल आते हैं वो ऐसे आते हैं। इसके और कुछ एडवांस्ड वर्जन है जो अपन आगे भी देखेंगे। जैसे ये कुछ सवाल देखते हैं। एवरेज ऑफ रन्स ऑफ अ क्रिकेट प्लेयर ऑफ 10 इनिंग्स वाज 32। क्रिकेट प्लेयर है, 10 इनिंग में एवरेज 32 है। हाउ मेनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू इंक्रीज हिज एवरेज ऑफ रन्स बाय 4। अगले इनिंग में वो कितना रन मारेगा कि उसको 4 का एवरेज और बढ़ जाएगा। थिंक। तो ये भी बड़ा आसान है, जो लिखा है उसको मैथ्स में लिखते हैं। एवरेज क्या है 10 इनिंग का 32, तो टोटल रन कितने हुए 10 × 32, 320 रन उसने बना लिए हैं 10 इनिंग में। अब अगले इनिंग में कितना बनाए कि एवरेज 4 से बढ़ जाए, तो नया एवरेज कितना हो जाएगा, पहले 32 था, अब कितना हो गया 36, तो नया एवरेज 36। नई इनिंग्स कितनी हो गई, 11 इनिंग हो जाएगी, पहले 10 थी अब एक और आ गई, तो नए टोटल रन कितने हो जाएंगे 11 नई इनिंग इंटू नया एवरेज, दैट इज 396। तो आफ्टर 11 इनिंग उसके 396 रन है, आफ्टर 10 इनिंग उसके 320 है, तो 11th इनिंग में कितना रन मारा उसने 396 - 320, दैट इज 76। वेरी इजी, 76 इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके। एवरेज ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 20। लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर क्या होगा। जब भी कॉन्जिक्यूटिव लिखा होता है ना, उसको सबसे पहले ऐसे मैथ्स में लिख लेना चाहिए, x, x+1, x+2, x+3 लाइक दिस। अब लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर क्या होगा, तो ये 7 नंबर लिख लिए अपन ने, है ना। अब लार्जेस्ट बताना है, तो टोटल कितना हुआ, इन सबको टोटल कर लो। 7 टाइम x है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 21, टोटल ये हो गया, है ना। और नंबर कितने हैं 7 है, तो एवरेज 20 है, एवरेज 20 है, तो एवरेज 20 इज इक्वल टू टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ एंटिटीज। 20 इज इक्वल टू 7x + 21 अपॉन 7, तो x हो गया 17। अब यहाँ x आया है, अगर इधर 17 लिखा होता ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे इसको मार्क करके आगे बढ़ जाते। पूछा क्या था, लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर क्या है, तो ये 17 है, तो लार्जेस्ट नंबर क्या है 17 + 6, 23 इज द आंसर। इस बात का ध्यान रखना है, x + 6। एवरेज वेट है 8 पर्सन का इंक्रीज बाय 2.5 किलो। व्हेन अ न्यू पर्सन कम्स इन प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेइंग 65 kg, व्हाट माइट बी द वेट ऑफ द न्यू पर्सन। वेरी इजी, 8 लोग हैं, है ना, और वेट इंक्रीज कितना हुआ 2.5 किलो। इसका दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो रेगुलर मेथड जो पहले अपन ने देखा, टोटल निकालो, फिर प्लस एक माइनस गया, फिर एक प्लस आया 65 का, तो फिर कितना एवरेज हुआ, इस टाइप से। इसका अपन क्विकली शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट नहीं बोलेंगे इसे, अपन तुरंत मेंटल कैलकुलेशन अपन कर लेते हैं कितना गेन एंड लॉस हुआ उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि 8 है, एवरेज वेट है 8 पर्सन का, बढ़ गया 2.5 किलो। हर पर्सन का वेट कितना बढ़ा 2.5 किलो 8 पर्सन में, तो टोटल वेट कितना बढ़ा, टोटल वेट 20 किलो बढ़ गया 8 लोगों का। अगर हर एक का 2.5 किलो वजन बढ़ जाएगा, 8 लोगों में हर एक का वेट 2.5 किलो बढ़ेगा, तो टोटल वेट ग्रुप का कितना बढ़ा 8 × 2.5, दैट इज 20 kg। कम्स इन प्लेस वन ऑफ देम वेइंग 65 kg। तो एक नया पर्सन आया, वो 65% वाला चला गया है, उसकी जगह आया। तो मतलब नया पर्सन ऐसा होना चाहिए कि एक तो 65 का लॉस हुआ उसको कंपनसेट करे, और ये जो 20 किलो एक्स्ट्रा लाना था वो भी लेके आए। तो नया पर्सन जो होगा वो 65 kg का जो वेट गया उसको कंपनसेट करेगा, प्लस ये 20 kg जो एक्स्ट्रा लाना है उसको भी लेके आएगा। तो नया पर्सन का वेट हो गया 85 kg। वेरी इजी। ओके। एक स्टूडेंट है, उसका मार्क रॉन्गली एंटर हो गया 83 इंस्टेड ऑफ 63। 63 नंबर आए थे बट 83 हो गया। ड्यू टू दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ द क्लास गॉट इंक्रीज बाय हाफ, और इसके कारण एवरेज मार्क्स जो हैं वो आधा नंबर से बढ़ गया। सो नंबर ऑफ पीपल्स इन द क्लास कितने हैं। अब देखो, जो नहीं पता वो x है, मार्क्स कितना बढ़ा आधा बढ़ा, तो x स्टूडेंट में हर एक का हाफ हाफ बढ़ा, तो टोटल मार्क्स कितने बढ़े x × 1/2। हर स्टूडेंट का हाफ बढ़ा, टोटल स्टूडेंट x है, तो टोटल मार्क्स x × 1/2 बढ़ गए। अब ये जो बढ़ा है वो नंबर कहाँ से आया, इधर से आया, इधर से 63 की जगह 83 हो गया था, मतलब 20 मार्क्स का यहाँ गेन हुआ था, और वही 20 मार्क्स ये है जो यहाँ रिफ्लेक्ट हुए। सबके मार्क्स बढ़े टोटल, बिकॉज 20 मार्क्स यहाँ ऐड हो गए थे।
तो x इंटू 1/2 इज इक्वल टू 20, तो x इज इक्वल टू 40. वेरी इजी. तो नंबर ऑफ पीपल इन द क्लास इज 40. ओके. लाइब्रेरी है, एवरेज 510 विजिटर्स हैं संडे में, 240 ऑन अदर डेज. एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ संडे कितना होगा? सबसे पहले तो ये लास्ट लाइन में क्या लिखा है इसको देखते हैं. एवरेज नंबर ऑफ विजिटर पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद अ संडे. संडे से मंथ स्टार्ट हुआ है तो पहला संडे 1 तारीख को आया, दूसरा 7 दिन बाद 8 को आएगा, फिर 15, फिर 22, फिर 29, 30 दिन मैक्सिमम है. तो कितने संडे आए? 1, 2, 3, 4, 5. 5 संडे का ये मंथ है. ओके. अब क्या लिखा है? लाइब्रेरी का एवरेज है 510 विजिटर संडे, 240 विजिटर अदर डे. तो 5 संडे पे 510 विजिटर आए, तो टोटल कितना हो गया? 510 इंटू 5 इज इक्वल टू 2550. संडेज में इतने स्टूडेंट्स आए. बाकी दिन 240 थे, तो उसमें बाकी दिन कितने हो गए? 30 दिन माइनस 5 संडे, 25 डेज. 25 डेज में 240 स्टूडेंट है, 6000. दोनों का टोटल कर दो, टोटल इतने विजिटर आए, टोटल डेज 30 थे, तो मंथ का एवरेज हो गया 285. वेरी इजी. ओके. तो इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना है. इसका एक एक्सरसाइज भी है, वो मैं से ऐड करके शेयर कर दूंगा अभी. ओके. कुछ 10, 15, 20 सवाल हैं, ट्राई टू सॉल्व देम. अब अपन आते हैं आरसी में. स्पेनिश शिप्स है in the late 16th century first brought the potato tuber from South America to Europe, whereby in the early 19th century it had become a reliable backup to cereal crops, particularly in the cold, rain-soaked soils of Ireland. क्या लिखा है यहाँ पे? जैसे ये है साउथ अमेरिका, है ना? ये साउथ अमेरिका है, ये दिस, और यहाँ पे यूरोप है. स्पेनिश जो शिप्स थी साउथ अमेरिका से अटलांटिक क्रॉस करके पोटैटो लेके आए यहाँ पर, स्पेन में लाए और आयरलैंड में लाए इन पर्टिकुलर. और ये यहाँ इतना पॉपुलर हो गया सीरियल क्रॉप में कि कोल्ड रेन सोक्ड सॉइल ऑफ आयरलैंड में, कि यहाँ बड़ा पॉपुलर हो गया, रिलायबल बैकअप क्रॉप बन गया दिस पोटैटो ट्यूबर, आलू. 16th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 3 सेंचुरी में ये बड़ा पॉपुलर हो. Irish were soon almost wholly dependent on the potato as their staple food. तो अब ये पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए, कंप्लीट डिपेंडेंट हो गए पोटैटो पे एज अ स्टेपल फूड, आयरिश. And they were planting primarily one prodigious variety, the lumper potato, whose genetic frailty would be cruelly exposed by the fungus, this Phytophthora infestans. तो आयरिश ने केवल एक ही वैरायटी लगाने लग गए पोटैटो की, लंपर पोटैटो, और उसमें आ जाएगा फंगस जो इससे एक्सपोज हो जाएगा, फ्रेल है, कमजोर है. 1845 में स्पोर्स ऑफ द डेडली फंगस बिगेन स्प्रेडिंग अक्रॉस द कंट्री, डिस्ट्रॉइंग नियरली ऑल द लंपर्स इन इट्स पाथ. द रिजल्टिंग फेमाइन किल्ड और डिस्प्लेस्ड मिलियन. तो क्या हुआ? स्पेनिश शिप से पोटैटो आया आयरलैंड में, पोटैटो बड़ा पॉपुलर हो गया, इतना पॉपुलर हुआ कि वो पोटैटो के अलावा कुछ खा ही नहीं रहे थे, होली डिपेंडेंट हो गए, और उसमें भी केवल एक ही जेनेटिक वेराइटी का खा रहे थे, और वो फंगस से इन्फेक्ट हो जाता है, तो पूरा क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उससे बहुत सारे लोग मरते हैं बिकॉज ऑफ फेमाइन, और मिलियंस डिस्प्लेस हो जाते हैं. दिस इज द आर्टिकल. अब देखो यहाँ ना बेस्ट लिखा हुआ है. बेस्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है? क्रिटिकल मैसेज ऑफ द पैसेज, मतलब एक बहुत बड़ा एक लेसन जो मैसेज देना चाहता है पैसेज. For introducing any foreign plant into a country, the soil and climate condition of that country should be suitable. ये एक क्रिटिकल मैसेज नहीं है, ये क्रिटिकल मैसेज नहीं है. यहाँ पर ये चीज नहीं कहा गया है कि वहाँ की क्लाइमेट सॉइल सूटेबल हो या नहीं हो. पैसेज में ऐसा कहीं नहीं लिखा है. ये कहीं नहीं लिखा है कि आयरलैंड का सूटेबल नहीं था पोटैटो के लिए. As a staple food of a country, tuber crops like potato cannot replace cereal crop. जहाँ ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाते हैं ना, उस पर अलार्म्ड हो जाना चाहिए. कैन नॉट रिप्लेस सीरियल क्रॉप, ऐसा कोई नियम नहीं है. दिस इज नॉट राइट. सम ऑफ द फंगल इन्फेक्शन ऑफ प्लांट्स कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरिया. अब ये बड़ा जेनेरिक है. अब इधर इन्होंने स्मार्टली कैन नॉट भी लिख दिया है ना, कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप्ड फ्रॉम स्प्रेडिंग अक्रॉस लार्ज एरिया. ये भी करेक्ट नहीं है. दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और ऐसा नहीं है. कैन नॉट बी प्रिवेंटेड और स्टॉप टू मच एक्सट्रीम है. नो. Relying on a homogeneous food source is not desirable. अब ये जो स्टेटमेंट है बड़ा सिंपल सा लग रहा है और बड़ा एप्ट भी लग रहा है. यहाँ मैसेज क्या था? They were planting primarily one prodigious variety, wholly dependent on the potato as their staple food. मतलब और कुछ देख ही नहीं रहे थे, केवल इसी सोर्स पे डिपेंडेंट थे. ये नॉट डिजायरेबल है. ये इसका ट्रू मैसेज है.
तो जो क्रिटिकल यहाँ मैसेज गया है वो है दिस डी, रिलाइंग ऑन अ होमोजेनस फूड सोर्स इज नॉट डिजायरेबल। ओके, कल आपने एक सवाल पूछा कि जो कंडीशन या जो कॉन्टेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है हमको केवल उसी के विद इन सोचना है। यस, बट एट टाइम्स कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं ना जिसको अपन नेगेटिव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वैल्यू सिस्टम है, उसका कॉन्टेक्स्ट वहां पे लगाना पड़ता है। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है, जैसे कि ये क्वेश्चन है, इंडिया इज एट वंस अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी। इंडिया जो है बहुत तेजी से बढ़ती इकोनॉमी में था एट वंस, होम टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मल नरिश चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, और ये मल नरिश चिल्ड्रन बहुत हैं इंडिया में। देर आर रीजन्स वेयर मल नरिशमेंट न्यूट्रिशन इज नॉट द एक्सेप्शन बट द नॉर्म, मतलब इतना ज्यादा है कि वहाँ बहुत ज्यादा है मल न्यूट्रिशन, एक नॉर्म बन गया है। And across the country, malnutrition is the cause of death for roughly half the 1.3 million children who die before their fifth birthday each year. तो इतने students before turning 5, इतने जो children हैं before turning 5 they die. Even those children who survive suffer permanently from the damage that has already been done to their bodies, minds, from not getting enough of the right foods and nutrient. तो क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ right food nutrition नहीं मिल रहा है, बहुत सारे बच्चे 5 ईयर से पहले ही दे आर डाइंग। 44 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्टंटेड, उनका हाइट नहीं बढ़ा 44 मिलियन। दैट मेक्स इट हार्डर फॉर देम टू लर्न इन स्कूल, और इससे अगर उनका न्यूट्रिशन नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं आती, तो वो स्कूल में पढ़ाई भी नहीं कर पाते। सब्सिक्वेंटली अर्न अ लिविंग एज एडल्ट्स, तो वो एडल्ट्स भी बन जाते हैं, बट वो जो डैमेज हुआ है ग्रोइंग एज में वो कैरी होता है। Their lifetime learning potential is almost a quarter less than that of their healthy peer. तो वो लाइफ लॉन्ग पूरा फुल अचीवमेंट नहीं कर पाते, अर्निंग है वो 1/4 ही हो जाती है उनकी। तो प्राइमरली क्या बोला, माल न्यूट्रिशन, और जो चिल्ड्रन है वहां पर माल न्यूट्रिशन के कारण क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो मतलब जो चिल्ड्रन का एज है उस एज में हमें वर्कआउट करने की जरूरत है, हेल्दी चिल्ड्रन बनाना जरूरी है। दिस इज द मैसेज ऑफ दिस पैराग्राफ। With reference to the above passage, which of the following is the most rational and practical implication? See, इंडिया का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुड बी मॉनिटर्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट है कि मतलब जो पूरा पीडीएस है वो केवल यूनियन गवर्नमेंट मॉनिटर करे। पैसेज में मैं आपको एक और बात बताता हूँ, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट है जो उसे आउटराइटली गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट को नेगेटिव लाइट में दिखा रहा है, या फिर अपनी जो वैल्यू सिस्टम है उसको बहुत पुअरली दिखा रहा है, वो कभी सही नहीं होगा। इंडिया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसे वर्क नहीं करता कि वो केवल यूनियन गवर्नमेंट ही वहां पे हो रही है। तो ये तो होगा नहीं कि पीडीएस जो है केवल यूनियन गवर्नमेंट नहीं, इनफैक्ट पीडीएस हम डिसेंट्रलाइज करने की बात करें तो देखो ये एक्स्ट्रा लर्निंग है। पैसेज में जो लिखा है तो लिखा है, बट जो चीज फंडामेंटली गलत जा रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, गवर्नमेंट को पुअर लाइट में दिखा रही है, कंट्री को पुअर लाइट में दिखा रही है, वो करेक्ट नहीं है। गर्ल्स शुड बी एनकरेज टू डिले मैरिज एंड फर्स्ट प्रेगनेंसी, ये मैसेजेस अपनी गवर्नमेंट हर प्रोग्राम में बताता है कि अभी जैसे 21 ईयर्स भी कर दिया है, ताकि जो बॉडी है वो प्रॉपरली डेवलप हो पाए। प्रॉपरली डेवलप होगा तो अगर मदर हेल्दी होगा तो बेबी भी हेल्दी होगा। सो द पॉइंट इज दिस अर्ली मैरिज को अपन सपोर्ट नहीं करते हैं। मदर्स शुड बी एनकरेज्ड टू ब्रेस्ट फीड देयर चिल्ड्रन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। देखो सारे प्रोग्राम चलते हैं वहाँ यही बोला जाता है कि जो ब्रेस्ट फीड है वो बहुत ज़रूरी है, ये जो मिल्क होता है ये बच्चे के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दिस इज ट्रू। सप्लाई ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज टू ऑल शुड बी एंश्योर। देखो साफ पानी कितना फोकस चल रहा है, सैनिटेशन का पूरा पूरा स्वच्छ भारत अभियान ही है, तो ये चीज बेसिक, ऐसे बीमारियां नहीं होती। ऑथोरिटीज शुड एंश्योर द वैक्सीनेशन एज प्रिस्क्राइब्ड। अब बच्चों के लिए इंद्रधनुष वैक्सीनेशन वगैरह है। तो ऐसे जो सवाल आते हैं ना उसमें ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। अब इसमें अपन पैराग्राफ का इतना कॉन्टेक्स्ट नहीं देखेंगे, अपन अपना कॉमन सेंस भी लगाएंगे जो अपन ने सिविल सर्विसेज जीएस 1 2 3 4 में पढ़ा है। तो राइट आंसर इज 2 3 4 एंड 5, क्योंकि पैराग्राफ भी जो बना रहा है ना वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होते हैं, जो पेपर सेट कर रहे हैं वो इन चीजों को कभी भी नेगेटिव नहीं बनाएंगे। कि ऐसा नहीं होगा कि वी आर नॉट एनकरेजिंग गर्ल्स टू डिले दिस, ऐसा नहीं होगा कि हम ब्रेस्ट फीड को एनकरेज नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर को नहीं कर रहे हैं। अगर ये नहीं हुआ मतलब दिस इज रॉन्ग, वी आर नॉट सेइंग दिस, हम इसको भी अगेंस्ट नहीं है वैक्सीनेशन के। तो ये सारे करेक्ट है।
पर ये जो चीज है वो तो डिसेंट्रलाइज चल रहा है, यहाँ ऐसा नहीं। ओके, तो ये चीज भी एक सीखना है। सो द राइट आंसर इज बी, 2, 3, 4 एंड 5। सो आज हमने ये सब देखा, इसका एक्सरसाइज आई विल शेयर एड इन दिस पीडीएफ, ट्राई टू solve those questions. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.